गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट सेशन में अपन ने चर्चा की थी खजूर की खेती के बारे में, पार्ट 2 पढ़ रहे थे हम। ये फलोत्पादन चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, बील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ बील। स्टूडेंट्स, बील का वैज्ञानिक नाम एगल मार्मेलोस होता है, एगल मार्मेलोस। बील का वैज्ञानिक नाम एगल मार्मेलोस होता है। इसका कुल रूटेसी, इसका कुल होता है रूटेसी। जैसे जो नींबू वर्गीय फल है उन सभी का कुल रूटेसी होता है, उसी प्रकार बील का भी कुल कौन सा होता है? रूटेसी कुल होता है, रूटेसी। नेक्स्ट, इसका उत्पत्ति स्थल भारत, इंडिया। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 18 होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 18 होती है। इसमें खाए जाने वाला भाग है खाए जाने वाला भाग है रसीला, प्लेसेंटा। अंदर देखते हैं अपन, जब बील को तोड़ के देखते हैं, ऊपर का जो आवरण होता है बहुत कठोर होता है, हरे रंग का, कई बार भूरे रंग का भी होता है। ठीक है, अंदर देखते हैं तो पीले रंग के रसीला प्लेसेंटा लाइक रे से निकलते हैं, उनको बोलते हैं रसीला प्लेसेंटा, जिनमें रस भरा रहता है। फल का प्रकार है इसमें रूपांतरित सरस, रूपांतरित सरस इसके फल का प्रकार। फल के प्रकार को रूपांतरित सरस मतलब मॉडिफाइड बेरी कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसके अन्य नाम की, अन्य नाम इसका है श्रीफल। एक अन्य नाम है श्रीफल भी कहते हैं इसको, बेलपत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बंगाल क्वींस के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल क्वींस। ठीक है, देखो अन्य नाम में इसका नाम है श्रीफल कहेंगे इसको, बेलपत्र भी कहते हैं, और बंगाल क्वींस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं इसमें कौन कौन इसका उपयोग क्या क्या है। देखो, इसका उपयोग शरबत बनाने, शरबत, स्क्वेश, शरबत बनाने में, स्क्वेश बनाने में, मार्मलेड बनाने में, वह मार्मलेड बनाने में। ठीक है, ये 3 प्रकार के पदार्थ है जिनको बनाने में बील का उपयोग किया जाता है। बील का शरबत भी बनाते हैं, बील का जूस भी बनाते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके औषधीय महत्व है, औषधीय गुणों की। औषधीय गुण, देखो इसमें एक तत्व पाया जाता है मार्मेलोसिन। कौन सा? मार्मेलोसिन। मार्मेलोसिन नामक तत्व जो पाया जाता है, यह पेट संबंधी बीमारियों के निवारण के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका औषधीय महत्व भी है। यदि किसी को पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उन प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए अपन बील का जूस पी सकते हैं। उस बील के जूस में क्या पाया जाता है? मार्मेलोसिन नामक तत्व पाया जाता है, जो पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से विटामिन, खनिज तत्व पाए जाते हैं? देखो, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा। ठीक है, ये चीजें भी इसमें पाई जाती है। देखो, बील के बारे में ये ध्यान रखना है, बील एक विशेष प्रकार का फल है। बील जिस प्रकार इतना सहिष्णु फल है कि किसी भी प्रकार की जलवायु में ये उग सकता है, किसी भी प्रकार की मृदा है आपके पास उसमें उग सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का वातावरण है उसमें इसको आसानी से उगा सकते हैं, इतना सहिष्णु पौधा है। तो उसके बारे में क्या लिखते हैं? जलवायु बात करें अपन, जलवायु में लिखना है बील एक सहिष्णु पौधा है। एक सहिष्णु मतलब हर प्रकार की कंडीशन को ये सहन कर लेता है। सूखी है तो उसको सहन कर लेगा, यदि नम कंडीशन है तो उसको सहन कर लेगा, अधिक तापमान है, कम तापमान है, माइनस तक तापमान चला जाता है, उसको भी ये सहन करने की अपने आप क्षमता रखता है। देखो, सहिष्णु पौधा है। शुष्क जो क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके पाला सहनशील है। देखो, ज्यादातर फलों में पाले से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पाला क्या होता है? जब सर्दी के दिनों में पारा या तापमान
0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसको पाला कहा जाता है। जो पाला होने के कारण पौधों की जो कोशिकाएं होती है या पौधों की जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं उनमें जो भी द्रव भरा होता है वो जम जाता है, जमने से उनकी कोशिका भित्ति फट जाती है और वो मर जाता है। लेकिन जो बेल का पौधा है वो -60 डिग्री सेल्सियस, कितना, -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। इतनी सहन शक्ति होती है इसमें कि -60 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान हो जाए तब तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सहिष्णु पौधा होता है ये। बात करते हैं इसकी मृदा की। देखो किसी भी प्रकार की मृदा में इसको उगा सकते हैं, कोई विशेष प्रकार की मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अपन लिखना चाहिए तो इसमें लिख सकते हैं कि उपजाऊ दोमट मृदा, उपजाऊ दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जो पौधा है ये अम्लीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं इसको और क्षारीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं। मतलब पीएच मान देखा जाए तो पीएच 5 से लेके 10 तक इन पीएच वाली मृदाओं में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। पीएच 5 से लेके 10 तक, पीएच 5 का मतलब होता है अम्लीय मृदाएं, पीएच 10 तक मतलब क्षारीय, 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। बात करते हैं इसकी किस्मों की। देखो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग किस्में विकसित की गई है इसकी, तो किस्में अलग तरीके से लिखना है अपने को। हेडिंग लगाते हैं किस्में, वेराइटीज। देखो किस्मों में सबसे पहले अपन लिखेंगे नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद, इसके द्वारा कुछ किस्में विकसित की गई है। उनके नाम है, देखो उनके नाम क्या क्या है। नरेंद्र बील, नाम क्या है, नरेंद्र बील 5 और नरेंद्र बील 9, नरेंद्र बील 5 को NB5 भी कहा जाता है और इसको NB9 भी कहा जाता है। ये दो किस्में जो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के द्वारा विकसित की गई है। बात करते हैं दूसरा कौन सा संस्थान है। दूसरा संस्थान है CISH लखनऊ, CISH लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है, लखनऊ। CISH की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, हिंदी में भी लिख देता हूं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। इसके द्वारा भी दो किस्में विकसित की गई है, बिल्कुल इजी सी है। देखो किस प्रकार याद करना है इनको। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CISH, तो CISH लिखना है, बी मतलब बील, CISH बील 1 और CISH बील 2। ये दो किस्में जो CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा विकसित है। CISH देखो इसका शॉर्ट नाम है CISH, बी मतलब बील 1, CISH बील 2। क्लियर। तीसरे प्रकार का जो संस्थान है वो है GB गोविंद बल्लभ भाई पंत नगर वाली जो यूनिवर्सिटी है अपने, जो भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है,
जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड में है। ये भारत की सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है वो यही है। 1960 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, गोविंद बल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिख सकते हो आप। इस संस्थान के द्वारा भी 4 किस्में विकसित की गई है। पंत उर्वशी, पंत, देखो एक पूसा उर्वशी थी अंगूर की किस्म, ये पंत उर्वशी है। ठीक है, पंत सुजाता, पंत सुजाता, पंत शिवानी। चौथी किस्म है पंत अपर्णा, पंत अपर्णा। देखो ये किस्में पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा विकसित की गई है। ध्यान रखना है कि इस संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों के आगे हमेशा पंत लिखा हुआ रहेगा। पंत क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि ये संस्थान कहां पर है? पंतनगर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसलिए इसकी किस्मों के आगे क्या लिखा रहेगा? पंत लिखा रहेगा। जैसे पंत उर्वशी है, पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत अपर्णा। क्लियर। नेक्स्ट जो संस्थान है वो है CITH बीकानेर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CITH बीकानेर। देखो उद्यान विज्ञान के पूरे भारत में 3 संस्थान है। ठीक है, CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में है। ठीक है, ये CISS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहां पर है? लखनऊ में। और CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये। इस संस्थान के द्वारा भी किस्म 3 विकसित किस्में तक गोमायसी, थार दिव्या, 3 किस्में विकसित की गई है इस संस्थान के द्वारा। गोमायसी, थार दिव्या, थार नीलकंठ। थार नीलकंठ, ये 3 किस्में विकसित की गई है CITH बीकानेर के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पर है? बीकानेर में। इसके द्वारा 3 किस्में विकसित की गई है, गोमायसी, थार दिव्या, थार नीलकंठ। क्लियर, ये 30 की किस्में। बात करते हैं आगे इसकी। देखो एक किस्म और है इंपॉर्टेंट, कागजी नाम से किस्म है, इसकी अन्य किस्मों में आती है। कागजी एक होती है मिर्जापुरी किस्म, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। कागजी की एक विशेषता है कि जो इसका छिलका होता है वो कागज के समान होता है। एक किस्म है कागजी, इसका जो छिलका होता है, ऊपर का जो छिलका कागज के समान होता है, कागज के समान बिल्कुल पतला होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया कागजी किस्म। ठीक है, ये थी किस्में अपनी। अब बात करते हैं प्रवर्धन के बारे में। देखो प्रवर्धन बहुत ही अच्छा फल है, कोई ज्यादा मेहनत करने की अपने को जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार की जलवायु, कम पानी, अधिक पानी, किसी भी प्रकार के वातावरण में आसानी से उग सकता है। प्रवर्धन देखो, इसका प्रवर्धन बीज द्वारा भी करते हैं, मतलब लैंगिक प्रवर्धन भी होता है इसमें, प्लस वह पेच कलिकाएं द्वारा भी किया जाता है। प्रवर्धन बीज द्वारा और पेच कलिकाएं की विधि के द्वारा भी किया जाता है। देखो पेच कलिकाएं में मैंने बताया था कि पेच मूल व्रंत लेते हैं एक, ये था मूल व्रंत, इस मूल व्रंत पर पेच आकार का कट लगाते हैं। इस प्रकार कट लगाया, जो छाल होती है उसको कट लगा के नीचे की ओर झुका लेते हैं। ठीक है, फिर एक साइन लेते हैं, एक कोई भी कलिका लेते हैं, सांकुर डाली बोलते हैं जिसको, ये है मूल व्रंत। ठीक है, इसको लिया, मूल व्रंत के ऊपर इस साइन को रोपित कर देते हैं। इस प्रकार का कट था, इसके अंदर इसको साइन को रोपित कर दिया, ये कट था, इसके अंदर इस साइन को रोपित कर दिया अपन ने और इसको बांध देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की विधि को अपन पेच कलिकाएं बोलते हैं। बीज द्वारा सीधी सी बात है, जो बीज निकलते हैं उन बीज को निश्चित
जो समय होता है रोपाई का, उस समय अपन रोप कर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पौधे लगाने की विधि। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? पौधे लगाने की विधि। पौधे लगाने की विधि, प्लांटिंग मेथड। देखो पौधे लगाने की विधि में मैंने बताया था, गड्ढे का आकार देखते हैं अपन, कब गड्ढा खोदते हैं, पौधे लगाने का समय होता है, पौधा जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है वो देखेंगे इसमें। तो ध्यान रखना है, गड्ढे का जो आकार रहेगा इसमें, गड्ढे का आकार 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर रहेगा, आधे मीटर से थोड़ा सा ज्यादा। गड्ढे का आकार 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। पी इंटू पी मतलब पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहेगी? पौधे से पौधे की दूरी इसमें रहेगी 6 इंटू 6 मीटर। पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 6 इंटू 6 मीटर। रोपाई का जो समय होगा वही समय रहेगा वर्षा ऋतु, यानी जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त इसकी रोपाई का समय रहेगा, ठीक है। इस समय इसकी रोपाई करके अपन इतनी दूरी रखते हैं। बात करते हैं गड्ढे की भराई की। जब रोपाई करते हैं उससे पहले गड्ढे को भरते हैं अपन, ठीक है। तो गड्ढे को भरने के लिए अपने को क्या करना है कि 3/4 मात्रा लेनी है मिट्टी की, प्लस 1/4 मात्रा लेनी है खाद की। खाद कौन सी? गोबर की खाद, FIM। ये मात्रा लेके अपन इस गड्ढे को, क्योंकि ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता इसको नहीं होती है, इसलिए कम मात्रा में इसको पोषक तत्व चाहिए, तो ये अपन गड्ढे को भर देते हैं। गड्ढे को भरने के बाद रोपाई कर देते हैं जुलाई अगस्त में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसमें, खाद एवं उर्वरक। नेक्स्ट पॉइंट है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक में एनपीके की मात्रा है 500, 250, 500। 500 ग्राम पी, 250 ग्राम के, 500 ग्राम ये मात्रा चाहिए प्रति पौधे को। एक पौधे को एक वर्ष प्रति पौधा प्रति वर्ष मात्रा होती है। ये जो भी मैं लिखा रहा हूं खाद एवं उर्वरक जिसमें लिखा है मैंने, प्रति पौधा प्रति वर्ष मात्रा मानी जाएगी वो, ठीक है। नाइट्रोजन चाहिए 500 ग्राम के लगभग, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डाले जाते हैं इसके लिए। फास्फोरस चाहिए 250 ग्राम और पोटेशियम चाहिए 500 ग्राम। अब देखो कई बार कई जैसे बोरोन तत्व है या जिंक तत्व है, कई सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे जिंक की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो जिंक की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। 0.5% ZnSO4 का 0.5% घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे जिंक तत्व की पूर्ति हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें सिंचाई व अंतरासस्यन। देखो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हेडिंग सिंचाई व अंतरासस्य, ठीक है। ज्यादा अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई में अपने को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी, अधिक उत्पादन लेना है तो पानी थोड़ा बहुत देना पड़ेगा उसको। तो गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्मकालीन दिनों में 10 दिन के अंतराल पर, और जो शीत ऋतु होती है उसमें 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन दिनों में 10 दिन के अंतराल पर और शीतकालीन दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। अंतरासस्य मतलब, अंतरासस्य में देखो प्रारंभ के 5 जो साल होते हैं उसमें कोई भी प्रकार का उत्पादन, हाँ 2-4 फल लग जाएंगे, एक में किलो 2 किलो लग जाएंगे, लेकिन जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो नहीं हो पाता। इसलिए अपन उसके लिए उसकी जगह जो 6-6 मीटर की दूरी की जगह होती है बीच में, उस जगह अपन कई प्रकार की सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, छोटे फल वृक्ष है जो, उनको उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी संधाई व काट छांट की। नेक्स्ट हेडिंग है संधाई व काट छांट। संधाई व काट छांट। देखो संधाई व काट छांट में क्या है,
संधाई व काटछाट में, संधाई में वही बात मैंने पहले बताई थी स्टार्टिंग में कि पौधे को प्रारंभिक वर्षों में काटकर निश्चित आकार देने की क्रिया को संधाई कहा जाता है। ठीक है, काटछाट में अपन क्या देखेंगे, काटछाट में रोगग्रस्त शाखाएं हैं, कोई सूखी हुई शाखा है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई शाखा, कोई शाखा किसी दूसरी शाखा में फंस गई, उन शाखाओं को काटकर पौधे को संतुलित बना दिया जाता है, उसको अपन काटछाट बोलते हैं। ठीक है, तो काटछाट या जो संधाई की क्रिया वो प्रारंभ के 2-3 वर्षों तक संधाई करके पौधे को एक निश्चित आकार देते थे, जिससे पौधा जब बड़ा होता है तो उसमें उसको झुकाव होने की संभावना नहीं होती, उसका संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना पौध संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन। देखो इसमें रोगों कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ये इतना सहिष्णु पौधा है, किसी भी प्रकार की जलवायु में उगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की मृदा में उगा सकते हैं, कोई रोग नहीं लगता, कोई कीट नहीं लगता, किसी भी प्रकार का वातावरण हो ये सहन कर लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत कम लगते हैं। अपन पढ़ लेते हैं, एक कीट रहेगा इसमें पर्ण सुरंगी। पर्ण सुरंगी कीट क्या करता है, ये पर्ण में सुरंगे बना देता है, जो पत्तियां होती है उनमें सुरंगे बनाकर उनको नष्ट करने का काम करता है, कोमल पत्तियों को खाकर नष्ट करने का काम करता है। इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफोस, देखो क्विनालफोस चूर्ण के रूप में भी आता है और द्रव रूप में भी आता है। क्विनालफोस का 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। क्विनालफोस का 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है इसका रोग देखें तो देखो इसमें रोग है एक आंतरिक गलन रोग, इंटरनल रोट, आंतरिक गलन रोग, इंटरनल रोट। क्या होता है, कई बार फल अंदर से गल जाते हैं, जैसे तुड़ाई करते हैं, एकत्रित कर लिया अपन ने, भंडारण कर लिया तो अंदर से गलना प्रारंभ हो जाते हैं। एकत्रित फलों में यह समस्या होती है कि गलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन को उपचार करना पड़ेगा इनका। तुड़ाई के बाद तुड़ाई के बाद ध्यान रखना है, इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, तुड़ाई के बाद 0.3% डाइथेन Z78, डाइथेन Z78 नामक जो कवकनाशी होता है उससे उपचारित करके इसको भंडारित करेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें आंतरिक गलन रोग नहीं होगा। वैसे पौधे पर कोई प्रकार का रोग, कोई प्रकार का कीट नहीं लगता है, ध्यान रखना ये, क्योंकि बहुत सहिष्णु पौधा है, ये किसी भी जलवायु में उगा सकते हैं। फिर एक इसमें फल फटना समस्या होती है, फल फटना, फ्रूट क्रैकिंग बताया था मैंने। फल का फटना, फ्रूट क्रैकिंग। कई बार बेल के फल देखते हैं अपन लगा हुआ है और उसका जो बाहरी आवरण है वो फट के नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस कारण होता है ये, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण, सूक्ष्म तत्वों की कमी। कई बार कई सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, इनकी कमी के कारण, या अनियमित सिंचाई कर रहे हो आप, अनियमित सिंचाई के कारण, सिंचाई का पूरा तरीके से प्रबंध नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण फल फटने की समस्या होने लग जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो सिंचाई में नियमितता बरतेंगे, दूसरी बात 4% पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करेंगे, 4% पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव करेंगे, K2SO4 का छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो ये इसका नियंत्रण हो जाएगा। तो मैंने बताया एक इसमें कीट है, पर्ण सुरंगी कीट, जो पत्तियों पर जो कोमल पत्तियां होती है उसमें सुरंगे बना देता है, उनको नष्ट कर देता है। क्विनालफोस नामक जो कीटनाशी है, जिसकी 1 ml मात्रा लेंगे, 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसको छिड़काव करके नष्ट कर देंगे। आंतरिक जो गलन रोग है, ये गलन रोग भंडारण तुड़ाई के बाद होता है। इसमें क्या होता है, फल अंदर से गलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप करोगे क्या कि तुड़ाई के बाद फलों को 0.3% डाइथेन Z78 के घोल से
उपचारित करके फिर बाद में उसको भंडारित रखा जाता है। फल फटना एक समस्या होती है इसमें। फल फटने की समस्या किस कारण होती है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण और अनियमित सिंचाई के कारण। तो इसका प्रबंधन करें तो नियमित रूप से अपने को सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज 4% पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का छिड़काव करना पड़ेगा। क्लियर? ये थे इसके रोग एवं कीट पौध संरक्षण में। अब बात कर लेते हैं तुड़ाई की। तुड़ाई कब की जाती है? नेक्स्ट हेडिंग है तुड़ाई, फलों की तुड़ाई, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स। तुड़ाई, देखो तुड़ाई कब करते हैं? तुड़ाई का जो समय होता है ध्यान रखना है, पहले लगभग 7-8 वर्षों बाद तो इसमें क्या होता है? फलन प्रारंभ होता है। 7-8 साल लग जाएंगे। देखो वैसे 4-5 साल बाद में भी 1-2 फल लगना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन फलों का अधिक उत्पादन जब होने लग जाता है ठीक ठाक, तो वो 7-8 साल लग जाते हैं। 7-8 साल बाद में इसमें फलन होना शुरू होता है। ठीक है, तो फल ठहराव ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और है, फल ठहराव के बाद, फल ठहराव का मतलब ये होता है, देखो फल ठहराव कब होता है? जब पुष्प में नर और मादा भाग एक जगह मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेते हैं, एक युग्मक बना लेते हैं। उस युग्मक बनने के लगभग 10 से 11 महीने बाद फल बनता है। फल ठहराव के 10 से 11 महीने बाद फल परिपक्व होता है। फल बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, वो बहुत धीरे होती है। फल मतलब युग्मक बन गया, निषेचन हो गया, युग्मक बन गया, युग्मक बनने के 10 से 11 महीने बाद इसमें क्या होता है? फल की परिपक्वता आती है। क्लियर? बात करते हैं आगे इसके उपज की। उपज कितनी प्राप्त होती है? देखो इसमें 200 से 400 फलों की संख्या दी गई है। 200 से 400 फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। फलों की संख्या है, नहीं कि फल केजी में दिए हुए, क्विंटल में दिए हुए, केवल फलों की संख्या गिनती के आधार पर औसत दी हुई है कि 200 से 400 फल एक जो पूर्ण विकसित पौधा है जिसको 10-12 साल हो गए, वो इसमें उत्पादित 200 से 400 फल कर देगा। क्लियर? बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट भंडारण की, स्टोरेज। भंडारण, देखो भंडारण साधारण तापमान पर इसको 2 सप्ताह तक भंडारित रखा जा सकता है। साधारण तापमान पर 2 सप्ताह तक मतलब 15 दिन तक इसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जो शीतगृह होते हैं, शीतगृह में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, शीत संग्रह में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये थी कल्टीवेशन ऑफ बील की खेती। ठीक है, देखो ये जो फलोत्पादन चैप्टर चल रहा था, फलोत्पादन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। कल अपन हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान के किसी दूसरी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, या कल मतलब नेक्स्ट सेशन में अपन दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। So thank you.